Welcome students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 Political Science second book chapter number 5 कांग्रेस प्रणाली चुनौतियां और पुनर्स्थापना। तो जैसा कि आपको पता है कि लास्ट क्लास की वीडियो में हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका था। कई सारे हमने MCQ बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स भी कवर किए थे और साथ ही कुछ आपको होमवर्क में भी दिए थे। सो आई होप आपने वो फिनिश कर लिए होंगे। सो आज की क्लास की वीडियो में हम इस चैप्टर का ओवरऑल रिकैप करेंगे विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के साथ, 2 नंबर के साथ, 4 नंबर क्वेश्चन आंसर के साथ। तो ओवरऑल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी कवर करेंगे साथ में, और उन्हीं की बेस पर हम अपना रिकैप भी कवर कर लेंगे कि आखिर हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें सीखी वो हम दोबारा से पढ़ लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास को और समझते हैं क्वेश्चन आंसर्स को। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये आता है कि प्रीवी पर्स से आप क्या समझते हैं और इसे किसने समाप्त किया। याद कीजिए हमने ये सब टॉपिक्स कवर किए हैं, एक बार दोबारा रिकैप कर लेते हैं। तो देखिए देसी रियासतों का विलय भारतीय संघ में करने से पहले सरकार ने रियासतों के तत्कालीन शासक परिवार को निश्चित मात्रा में निजी संपदा रखने का अधिकार दिया तथा सरकार की तरफ से कुछ विशेष भत्ते देने का भी आश्वासन दिया। इस व्यवस्था को ही प्रीवी पर्स का नाम दिया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो पूरे देश के अंदर 565 रियासतें थी। तो उन रियासतें अगर वो सब अपनी अपनी अलग अलग हो जाती, क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे कह दिया था कि जो भी रियासतें हैं वो अगर हिंदुस्तान में आना चाहती हैं तो वो स्वतंत्र हैं, पाकिस्तान में जाना चाहती हैं तो वो स्वतंत्र हैं, अगर वो अपना अलग राज्य भी बनाना चाहती हैं, देश बनाना चाहती हैं, तब भी वो स्वतंत्र हैं। तो भारतीय सरकार ने ये सोचा कि अगर 565 रियासतों ने ही ये सोच लिया कि हम अपना अलग देश बनाएंगे तो उसमें भारत के और ज्यादा टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के अलावा भी। तो इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये काम सौंपा गया कि आप इन सबको एक करवाइए और भारतीय संघ में मिला दीजिए ताकि हमारा भारत जो है वो एक हो सके, टूटे ना और ज्यादा। तो यहाँ पे अब क्या हुआ, देखो किसी भी चीज को अपने अंदर मिलाने के लिए कई सारी बातें करनी पड़ती हैं, कई तरीके से टॉपिक्स देने पड़ते हैं जिससे वो हमारी बात को समझे, माने और हमारे साथ मिल जाए। तो इसी तरीके से भारतीय सरकार ने कई तरीके की चीजें अपनाई, हर एक तरीके का काम अपनाया ताकि हर एक रियासत हमारे देश में मिल जाए। तो यहाँ पे जो शासक चल रहे थे, राजा चल रहे थे, उनके परिवारों को निजी संपदा वो रख सकते हैं अपनी एक सीमित तौर पर, वो अधिकार दे दिया गया। साथ ही उनके मतलब एरिया के लोगों को कुछ स्वायत्तता देने की भी बात की गई, कुछ अधिकार देने के लिए बात की गई, कुछ सब्सिडीज भी देने की बात की गई। तो अलग अलग टाइप्स की जो है वो इंपॉर्टेंस दी गई जो भी रियासत भारतीय संघ में मिली ताकि वो भारतीय संघ के अंदर मिल सके, और इसी व्यवस्था को ही प्रीवी पर्स के नाम से जाना गया। अब इसके अंदर एक बात और पूछी गई कि ऐसे किसने समाप्त कर दिया, कि जब 1971 में जब इंदिरा गांधी सरकार आई, दोबारा से एक बार फिर हार गई 9 राज्यों में, बट वो दोबारा से उदय हुआ इंदिरा गांधी सरकार का, तो इंदिरा गांधी सरकार ने इस प्रीवी पर्स को समाप्त कर दिया और कहा अब किसी को कोई स्वायत्तता नहीं मिलने वाली, एक्स्ट्रा कुछ चीज नहीं मिलने वाली। तो ये था हमारा इस ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो कि हमारे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते कवर भी हो चुका है। तो अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ या फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो देखिए गैर कांग्रेसवाद की अवधारणा से आपका क्या अभिप्राय है। तो अभी हमने पढ़ा था चैप्टर में कि गैर कांग्रेसवाद आखिर होता क्या है। तो देखिए गैर कांग्रेसवाद का मतलब यही है कि जब कांग्रेस को हराने के लिए विभिन्न पार्टियां या फिर उसका टूटा हुआ दल ही उसके खिलाफ खिलाफ हो गया, और साथ ही खिलाफ होने के साथ साथ भी जो अलग विपक्ष पार्टियां थी वो सब एकजुट हो गई, उन्होंने एक गठबंधन बना लिया, किसके लिए, कांग्रेस को हराने के लिए। तो ये सब रणनीति जो चल रही थी, इस रणनीति को समाजवादी के एक नेता थे राम मनोहर लोहिया, इन्होंने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। तो यही जो मैंने बताया यही आपका आंसर है। एक बार पढ़ लेते हैं। तो विभिन्न राजनीतिक दलों ने कांग्रेस के विरोध में एक मोर्चा तैयार किया तथा सभी कांग्रेस की पराजित करने के लिए एकजुट हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया गठबंधन कर लिया। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने, यह आपको याद रखना है, राम मनोहर लोहिया ने इस रणनीति को गैर कांग्रेसवाद का नाम दिया। यह जरूर आएगा क्वेश्चन, समझ लीजिए, ठीक है। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखिए इंदिरा गांधी और सिंडिकेटों के बीच मतभेद के कोई 2 बिंदु बता दीजिए हमें। तो जैसा कि मैंने बताया सिंडिकेट यानी जो प्रभावशाली नेता हुआ करते थे किसी भी पार्टी के, उनको सिंडिकेट बोला जाता था, ठीक है। अब यहाँ पे बात हो रही है कि भाई इंदिरा गांधी और सिंडिकेट के बीच में आखिर मतभेद था क्यों। तो बेसिकली उनका मतलब ये था कि इंदिरा गांधी जब प्रधानमंत्री बनी तो उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था नेतागिरी का, परंतु सिंडिकेटों ने उनको सपोर्ट किया कि नहीं ये प्रधानमंत्री बनेंगी। सिंडिकेट का ये पर्पस था कि वो उनके अनुसार चलेंगी, परंतु इंदिरा गांधी स्वतंत्र रूप से बिना किसी दबाव में कार्य करना चाहती थी।
और जबकि सिंडिकेट इंदिरा गांधी को अपने अनुसार चलाना चाहते थे। तो ये सबसे बड़ा मतभेद था, ये सबसे बड़ा बिंदु था हमारा। और दूसरा ये कि जिन जिन सुधारों पर, जिन जिन मुद्दों पर इंदिरा गांधी की सहमति होती थी उस पर सिंडिकेट नहीं माना करते थे, या सिंडिकेट की सहमति होती थी उस पर इंदिरा गांधी नहीं माना करती थी। तो दोनों के बीच में काफी सारे मुद्दों पर मतभेद हुआ करता था, जिसमें से प्रमुख है भूमि सुधार और प्रीवी पर्स जैसे मुद्दों पर दोनों के बीच गहरा मतभेद था, जिसके कारण दोनों में अनबनी बनी रहती थी। ठीक है, तो ये था हमारा काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जो पूछा है सिर्फ उतना बताना है, ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं लिखना, क्योंकि एक्स्ट्रा लिखने के कोई नंबर नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो जितना आपको पूछा जाए सिर्फ उतना बताइए, बस नंबर के अकॉर्डिंग चलिए कि कितने नंबर का दे रखा है। अगर ज्यादा नंबर का दे रखा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन कीजिए, कम नंबर का दे रखा है 2-3 लाइनों में अपनी बात कहकर खत्म कीजिए। सो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, गठबंधन से आप क्या समझते हैं, भारत में गठबंधन की कब स्थापना हुई? तो देखो, गठबंधन का मतलब क्या होता है, बेसिकली 2 से ज्यादा लोगों का ग्रुप। ठीक है, 1 से ज्यादा लोगों का ग्रुप, बट हम पॉलिटिकल साइंस के अंदर इसकी बात कर रहे हैं। तो गठबंधन का मतलब यह है कि चुनाव के बाद जिस सरकार का मत यानी बहुमत नहीं आता, तो वो क्या करता है, वो दूसरी सरकारों को अपने साथ मिलाकर अपनी सरकार बना देता है, उसको गठबंधन बोला जाता है। उसमें अकेला वो इन्वॉल्व नहीं होता, उसमें कई सारी सरकारें इन्वॉल्व होती हैं। उसको कोई डिसीजन लेना होगा तो वो सभी से मिलकर लेगा। ठीक है, तो इसको गठबंधन बोलने जा रहा है कि जिसकी कम सीटें आई हैं, फॉर एग्जांपल 300 सीटों पे बनना है सरकार, ठीक है, और आई 200 सीटें हैं, तो 100 सीटों के लिए वो किसी दूसरी पार्टी से हाथ मिला सकता है, उसी को गठबंधन बोला जाएगा। अब यहाँ पे बात कीजिए, कही गई है हमसे कि भारत में गठबंधन की कब स्थापना हुई, कि भारत में गठबंधन की स्थापना जब हुई कि 1960 के चुनाव जब हुए, 1960 के चुनाव से ही भारत में गठबंधन की स्थापना को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं चुनावों में गठबंधन तैयार किए गए थे सरकारों के बीच में। ठीक है, तो जो मैंने बताया वही सब चीजें यहां लिखी हुई हैं। तो देखिए, चुनाव के बाद जब किसी सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं होता है, तो 2 या 2 से अधिक सरकार यानी राजनीतिक दल मिलकर जिसका निर्माण करते हैं उसको गठबंधन कहा जाता है, गठबंधन सरकार कहा जाता है। भारत में गठबंधन की शुरुआत 1967 के चुनाव के बाद से ही मानी जाती है। ठीक है, सो आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए, वर्ष 1967 के चुनावों को राजनीतिक में भूकंप की संज्ञा आखिर क्यों दी गई? तो देखिए, राजनीतिक भूकंप की संज्ञा इसको इसलिए दी गई क्योंकि जो अंतरिम सरकार पिछले 3 आम चुनावों से भारी बहुमत से जीतती हुई आ रही थी पूरे देश में, अब की दफे के चुनाव में उसको 9 राज्यों को गंवाना पड़ा। तो ये एक सिचुएशन राजनीतिक भूकंप के नाम से जानी जाती है। और साथ ही जो उसकी सीटें आई थी वो भी और सालों के मुताबिक और चुनावों के मुताबिक काफ़ी कम आई थी कांग्रेस की। ठीक है, तो देखिए, पहली बार कांग्रेस सरकार 9 राज्यों के चुनावों में पराजित हुई थी। वो 9 राज्य कौन कौन से थे वो मैं ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन की वीडियो में बता चुका हूं आपको। ठीक है, कांग्रेस को प्राप्त वोटों के प्रतिशत और सीटों की संख्या में काफ़ी कमी आई थी, इसीलिए इसको राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई 1967 के चुनावों में। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। सो आई होप आपके क्लियर भी हुए होंगे अब तक जितने भी हम क्वेश्चंस करते हुए आ रहे हैं। अब हमारे पास कभी कभार ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि सिंडिकेट आखिर कौन थे। तो भले ही आपको पता है, जैसा कि मैंने अभी आपके फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ही इसका मतलब आ गया था, इसका काम आ गया था, तो मैंने आपको तभी बता दिया। ठीक है, बट फिर भी आप इसको लिखें कैसे, कितने अच्छे से लिख सकते हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए आपके। तो देखिए, सिंडिकेट शब्द का क्या अर्थ है और ये कांग्रेस में इतना महत्वपूर्ण क्यों था, इसका आंसर हमें देना है। तो कांग्रेस के अंदर कुछ प्रभावशाली ताकतवर नेताओं का समूह कार्य कर रहा था, जिसे सिंडिकेट के नाम से जाना जाता था। ठीक है, इस समूह के नेताओं का पार्टी में संगठन और निर्णय प्रक्रिया पर भारी नियंत्रण था। इनमें से कुछ नेता प्रमुख हैं जिनके नाम मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, जैसे के कामराज, एस.के. पाटिल, नीलम संजीव रेड्डी और अतुल्य घोष के नाम प्रसिद्ध हैं या प्रमुख हैं। तो ये हमारा सिंडिकेट का ओवरऑल टॉपिक था, जिसके इस क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू हमारा वो भी रिकैप हो गया और आपकी आई होप ये भी समझ में आया होगा। सो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपनी क्लास के 7th क्वेश्चन की तरफ, या यूं कहिए कि अपनी क्लास के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कांग्रेस प्रणाली की पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, इसको बहुत अच्छे समझिएगा, कहीं कोई डाउट हो, कोई वर्ड ना समझ में आ रहा हो तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, पुनर्स्थापना का अर्थ होता है पुनः स्थापित करना या जीवित करना। ठीक है, इंदिरा गांधी ने पुरानी कांग्रेस को जीवित नहीं किया, बल्कि नई आधार पर नई कांग्रेस का गठन किया। ये पार्टी लोकप्रिय अवश्य थी,
लेकिन इसमें ढांचागत कमजोरी भी थी। इस पार्टी में किसी प्रकार का कोई गुट नहीं था और ये पार्टी गरीब, महिला, दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित तो किया, लेकिन कांग्रेस की प्रकृति को ही बदल दिया। तो ये था हमारा कांग्रेस प्रणाली के पुनर्स्थापना का टॉपिक। सो स्टूडेंट्स, एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ उसका। तो देखिए, जब कांग्रेस के गुटों में ही अंदर मिल नहीं पा रही थी, बन नहीं रही थी, तो कांग्रेस के दो भाग हो गए। ठीक है, कांग्रेस के दो भाग हो गए। तो उसमें से जिस भाग में इंदिरा गांधी थी उसका नाम आपको मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। ठीक है, दो भाग हुए थे जिसमें कांग्रेस में इंदिरा गांधी थी, उस भाग का मुझे नाम कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताएं। अब जिस भाग में इंदिरा गांधी थी उन्होंने पुरानी वाली कांग्रेस को गठन वो नहीं किया पुनर्स्थापित, उन्होंने नए आधार पर नई कांग्रेस का गठन किया। अब नए आधार पर नई कांग्रेस का गठन किया तो परंतु ये लोकप्रिय तो थी, परंतु इसके अंदर ढांचागत कमजोरी भी थी। वो क्या थी कि इस पार्टी में किसी प्रकार का कोई गुट नहीं था और ये पार्टी गरीब, महिला, आदिवासी और साथ ही अल्पसंख्यकों पर निर्भर थी। इंदिरा गांधी ने कांग्रेस प्रणाली को पुनर्स्थापित तो किया, परंतु कांग्रेस की प्रकृति को ही बदल दिया। तो ये था हमारा पुनर्स्थापित का टॉपिक। सो आई होप आपके क्लियर भी हुआ होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की तरफ जो कि आपको सॉल्व करना है। दल बदल से आप क्या समझते हैं ये बताना है आपको। सेकंड, आया राम गया राम जुमले का क्या अर्थ है, ये किसको प्रकाश डालता है। थर्ड, वर्ष 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी को जीत के लिए उत्तरदायी किन्हीं दो कारकों का वर्णन कीजिए कि 1971 के अंदर जो इंदिरा गांधी दोबारा से बहुमत से प्राप्त हुई थी जीत उनको, तो उसके क्या कारण थे, क्या कारक थे, उनमें से कोई दो कारकों का वर्णन कर दीजिए। सो आई होप, मुझे पूरा यकीन है कि आप ये सब क्वेश्चंस कर सकेंगे, वो भी अच्छे तरीके से। और आपको ये क्वेश्चन जब आप कर लें, आप मुझे चेक करवा सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे, इजीली आप मुझे भेज सकते हैं। सो अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, इंपॉर्टेंट चैप्टर की तरफ, और उसकी भी हम एक शॉर्ट नोट्स के साथ, ब्रीफ नोट्स के साथ और एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ सभी चीजों को कवर करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे और समझेंगे अच्छे तरीके से। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास की वीडियो में। थैंक यू।